मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में राइजिंग पाकिस्तान को खुशामदीद कहेंगे हम। और जनाब, हमेशा की तरह दिन का आगाज़ आपका बहुत अच्छा हो रहा होगा, तैयारियों में होंगे, टेंशन्स होंगी दिमाग में, ये करना है वो करना है। थोड़ी देर के लिए टेंशन को साइड पर रख दें, साथ साथ तैयार हों, बेशक साथ साथ टीवी लगा लें और जो है हमारा प्रोग्राम देखें, क्योंकि सुबह सुबह हमारी कोशिश होती है सबसे पहले कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आएँ, कुछ अपने सेगमेंट से ऐसे लेकर आएँ जिससे आप लोग पूरा दिन प्रोडक्टिव रह सकें। अगर किसी को एंजाइटी हो रही है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही और पूरा दिन चाहे आप घर में ही क्यों नहीं हैं, तो आपको चाहिए कि आप कुछ एक्टिविटी करें, बच्चों के लिहाज से या फिर बड़ों के लिहाज से। तो हर तरह के सेगमेंट राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए लेकर आते हैं। जिस तरह के आज हमारा किड्स सेगमेंट बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का इसलिए है क्योंकि आज अबीहा आएंगी किड्स सेगमेंट में और वो टेप पेंटिंग करेंगी। बहुत सारी, मैं कहती हूँ कि बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं ये, क्योंकि ये हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ लेकर आते हैं, हम हैरान रह जाते हैं। और देखने में लग रहा होता है बहुत मुश्किल है, लेकिन जब ये हमें करके दिखाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक जो वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहती। बेसिकली वो हमें बहुत इजी स्टेप्स लग रहे होते हैं। तो अबीहा के साथ करेंगे मिलकर पेंटिंग आज हम अपने किड्स सेगमेंट में। उसके बाद हमारा होगा गुड न्यूज़ का सेगमेंट, और हमारा गुड न्यूज़ का सेगमेंट हमेशा की तरह बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि 3 अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए हम लेकर आते हैं। आज फातिमा जदून हमारे लिए 3 बहुत ही स्पेशल और 3 बहुत ही अच्छी खबरें लेकर आएंगी और आपने हमें ज़रूर बताना है कि आपकी फेवरेट खबर तीनों में से अच्छी कौन सी थी, कौन सी आपको सबसे अच्छी खबर लगी और आपके इर्द गिर्द ऐसी कौन सी खबरें हैं जो कि आपको लगता है कि हमारे गुड न्यूज़ सेगमेंट का पार्ट बन सकती हैं। फेसबुक पे आप हमें बता सकते हैं, कमेंट करके, मैसेज करके। अभी इस वक्त स्क्रीन पे भी फेसबुक पेज हमारा शो हो रहा है, तो ज़रूर लाइक करें और इसको फॉलो करें। नाज़रीन, इसके अलावा एक्सपर्ट सेगमेंट इरम जब आ जाती हैं तो हमेशा मैं कहती हूँ इरम आती हैं तो अकेली नहीं आती, चीज़ें लेकर आती हैं। आज देखते हैं कि कुछ चीज़ें लेकर आई हैं या फिर इरम अकेली आई हैं। आज जनाब हम बात करेंगे ज़रा जो कहा जाता है ना कि हमेशा आप देखते हैं कि सेंटर टेबल कैसा होना चाहिए। टेबल पे हमारा बड़ा ध्यान होता है, लेकिन टेबल जितना मर्जी अच्छा हो, इरम कहती हैं अगर उसके ऊपर जो सेंटर टेबल के ऊपर जो ट्रे होती है, अगर वो ट्रे अच्छे तरीके से डेकोरेट नहीं की गई तो आपका सेंटर टेबल उस तरह से अच्छा नहीं लगेगा। तो आज वो सेंटर टेबल के ऊपर जो प्लेट रखी हुई होती है उसको डेकोरेट करना हमें सिखाएंगे हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। जनाब, मेन सेगमेंट हमारा गेस्ट सेगमेंट, जिसमें हम हमेशा आपकी मुलाकात करवाते हैं हर शोबे के लोगों से, हर तरह के लोगों से, जिनमें हम बेसिकली हमारी कोशिश ये होती है कि हम उनको जान सकें। उनको जानने का मकसद ये होता है कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकें। तो आज भी हम आपकी मुलाकात एक ऐसे सिंगर से करवाने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी तो नहीं है, लेकिन उनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक लंबी और एक म्यूज़िकल नशिस्त है। तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे। NS चौहान साहब से, बहुत ही फेमस सिंगर हैं, आप और हम सब इनको जानते हैं। तो आज इनसे कुछ गाने भी सुनेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। रिकॉर्डेड सेगमेंट है, आपको आज हम दिखाएंगे। नाजरीन, अभी जो है अबीहा हमारा इंतज़ार कर रही हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ पेंट करने के लिए। उनके साथ मिल के पेंटिंग करेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जैसा कि जगह चेंज हो गई है, कुर्सी से हम उतर के नीचे बैठे हुए हैं, तो उसका मतलब ये कि बहुत प्रोडक्टिव एक्टिविटी अभी हमारे किड सेगमेंट पे होने लगी है। अबीहा ने हमें ज्वाइन कर लिया। अबीहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ, ये इतनी प्यारे प्यारे हेयर बैंड्स और ये कहाँ से लाती हो? मम्मा ही लाती हैं? मुझे लगता है खुद भी बड़ा शौक जाकर मिलना, मुझे बहुत ही शौक है ऐसा की चीज़ें पहनना। और ये भी कलरफुल है, तो आज इतने सारे कलर्स भी यहाँ पर बिखेरे हुए हैं टेबल पे। अभी आज आप टेप पेंटिंग करना हमें सिखा रही हैं। हाँ। तो सब बच्चे जनाब अपने ब्रशेस लेके, अपने पेंट्स लेके और कैनवस, अगर कुछ कोई भी पड़ा हुआ है आपके पास, टेप लेके बैठ जाए अभी, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करेंगे पेंटिंग। हाँ, या तो आप ब्रशेस यूज कर सकते हैं, पेंट, और कैनवस भी नहीं है, A4 शीट यूज कर सकते हैं, वाइट है या कलरफुल है। ठीक है, मतलब कोई भी पेपर है वो आप यूज कर सकते हैं और टेप तो घर में पड़ी होती है अमूमन, वो टेप लेकर आ सकते हैं। कुछ लोगों को पेंटिंग नहीं आती, मगर वो कुछ
आराम आराम से सीखते जाते हैं, प्रोफेशनल बन जाते हैं। अब ये है कुछ लोग प्रोफेशनल भी हैं। अच्छा अब जी। मैं तो आप प्रोफेशनल के वे में हूँ। आप तो जो आप लेकर आती हैं बीहा, आप बड़ी प्रोफेशनल लगती हैं, ऐसी बातें ना करें। और कभी कभी ना पेंटिंग में थोड़ा सा मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। लाइक कभी फ्री टाइम में मैं और मेरा भाई हम पेंट कर रहे होते तो हैं। चले पेंट करना अभी हम स्टार्ट करें। चलें सबसे जी, पहले सिखाना अब स्टार्ट अभी करें। हम इस वाले के ऊपर हम टेप लगाएंगे। ठीक है, ये हम पेपर टेप यूज़ कर रहे हैं। मैं आपको हेल्प करूं साथ हाँ, साथ। वो इस सीजर्स वाले पार्ट में ठीक हो आप गया। इसे सेवर से इधर से कट करेंगी। ये मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया। ओके, ये हमारा पहला पार्ट था। अब हमने उस वाले का इस तरह डिजाइनिंग की है इस वाले की, मगर हम दूसरे वाले को हम एक डिफरेंट वे में करेंगे। ठीक हो गया। कि हम इसके इस वाले साइड पर हम ये ऊपर अपर प्लेस पे हम लगाएंगे और आप इधर से कट करेंगे। ठीक है, सो बेसिकली जो सीक्वेंस है वो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं सब, एक हमने ऐसे टेप। लगाए और एक हमने वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल है उसको हमने थोड़ा सा हाफ कट करना है। हम इस वाले को इस तरह करेंगे कि ये ऊपर से है भाई, ये नीचे से है। अब इसे कट ये करेंगे। लें जी, यहाँ तक। हम्म। ये लें जी। मैम जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस दे रही है, मैं मैम की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रही हूँ। आप लोगों ने भी मैम अबीहा जो अभी हमें बता रही है ना, वो हमने सुनना अब है, हम फॉलो टेप करना को है। थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे कि वो असली से वो स्टिक जाए कि उसके नीचे ना पेंट जाए। तो अब ठीक है। आप ये वाला कैनवस पेंट करेंगी और मैं ये वाला पेंट करूंगी। ओके, मतलब अभी एग्जाम बाकी है मेरा, है ना, इम्तिहान बाकी है अभी। आप अभी कोई भी पेंट यूज कर आप इसको पेंट करेंगी। ओके। इन दोनों के अंदर हम क्या कहते हैं मिक्सिंग करेंगे। ठीक हो गया, लेकिन आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि टेप पे पेंट नहीं लगना चाहिए। टेप के ऊपर लग सकते हैं मगर बाहर नहीं लग सकता। क्या मतलब? मतलब कि आप इस बॉक्स में कोई एक कलर किया, बस ये दूसरी बॉक्स पे नहीं जा सकता। ओके, टेप के ऊपर आ मतलब एक सकता है। कलर जो है आपने एक पोर्शन में रखना है, दूसरा कलर दूसरे में, तीसरा तीसरे पे, इस तरह से आपने इसको पेंट करना है। ओके, आप समझ आ कोई गया भी idea। कलर पिक कर आपने कलर करना है। एक दफा ये जरा क्लोज करके दिखाएं कि ये टेप इस तरह से है और हमने जो एक पोर्शन है, एक साइड यहाँ पे कलर करना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, एक कलर दूसरे में मर्ज नहीं होना चाहिए। ये आइडिया है। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगी ऑरेंज, क्योंकि मुझे डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं। मैं जा रही हूँ ब्लैक एंड ब्लू के उनका कॉम्बिनेशन है। सोच के आई हुई हो ना। अच्छा, जो ऑलरेडी खुले हुए हैं कलर्स, हम उनको यूटिलाइज करते हैं किसी तरह। यस, अब ये मैं Orange ब्लैक करी तो and- ब्लैक पहले आप एडजस्ट से कर ले, फिर मिडिल में कर लें। आई थिंक वाइट, नो वाइट नहीं। आप ये भी कर ले कि आप जब कोई कलर करेंगे तो आप ये एडजस्ट से करें फिर मिडिल करें। ठीक है, आप मुझे वो पर्पल पास कर दें। ये पर्पल अभी इसके अंदर वाइट मिक्स करेंगी तो पर्पल वाला कलर आएगा। तो आप ये वाला वाइट में कर इसके अंदर ठीक है। पर्पल ऐड करेंगे। ठीक हो गया, मतलब मेरा कि black वाला हम लोगों portion ने हो चुका इसको जो कलर्स हैं उसको वाइट जो है हमने मिक्स करना है सबके अंदर। ये आइडिया है हमारा। ये दिखाएं जी, अबीहा ने एक साइड को पेंट किया है, एक पोर्शन को बेसिकली उन्होंने ये देखे ब्लैक पेंट किया है। अबीहा, अब मेरा इम्तिहान भी स्टार्ट हो रहा है। हमने वाइट को ग्रीन के अंदर मिक्स कर दिया। लेट्स सी कौन सा कलर बनता है। ऐसे है। अच्छा, मैं बड़े टाइम के बाद अभी पेंटिंग कर रही हूँ। मुझे बहुत पसंद था बचपन में, लेकिन मैंने पेंट करना जो है उस तरह से पेंट नहीं किया उसके बाद। अभी आप रोज पेंटिंग करती हैं? नहीं, कभी कभी मेरे भाई पेंट कर रहे होते, इतना ज्यादा कभी नहीं। कभी कभी कभी। अच्छा, कोई ब्रश को पकड़ने का भी कोई तरीका होता है पेंटिंग में? हाँ, आप कभी का आप नीचे से ज्यादातर लोग पकड़ते हैं नीचे से। लेकिन ये होता है कि जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हैं वो आपको उस तरह से आपको ब्रश को पकड़ना होता है। वेरी नाइस। और यही है कि आप जब कलर आपको डार्क चाहिए तो आप ज्यादा पेंट लेंगे, और अगर आपको थोड़ा लाइट करना है तो आप व्हाइट को थोड़ा सा उसके अंदर मिक्स कर देंगे। ऐसे ही है। हाँ, लाइक मैंने अब अगर एक आपको कर लिया पिंक वैसे। चाहिए तो आप कहते हैं उससे रेड और के साथ वाइट मिक्स करेंगे तो आपका पिंक बन जाता है। और एक सेगमेंट हमने किया था, मुझे थोड़ा सा याद है, शायद अरहम के साथ था या किसके साथ था। तो हमने उस सेगमेंट में बेसिकली बताया था कि आप कलर्स को मिक्स किस तरह से कर सकते हैं, किससे दो कलर से आपको ये कलर बना सकते हैं। अच्छा, मैं अब ये सेम इस पे यूज़ कर सकती हूँ, दूसरे कलर में इसको मिक्स कर सकती हूँ, कर देती हूँ। मुझे लगता है अब अच्छे से कलर्स आ जाएंगे कोई, है ना? मैं तो अभी ब्लैक ऊपर किया तो ब्लैक के साथ नीचे ब्लू आ जाएगा। कि लाइक अपने सोफा मैंने अभी ब्लैक किया, उसके नीचे ब्लू आएगा और ठीक है। ब्लू उसके ऊपर ब्लैक आएगा।
ओके, ओ ये तो मैडम मैं फिर छोड़ देती हूँ, है ना। आप अच्छा सोच के अच्छी तरह अबीहा जो है ना हमारे लिए एक चैलेंज लेकर आई हैं, लेकिन लेट्स सी हम भी कर लेंगे। ये चैलेंज है कि देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा करता है। देखते हैं जी कौन ज़्यादा अच्छा करता है। नहीं ये चैलेंज नहीं है, मैं क्यों बोल रही हूँ ये। बिल्कुल भी ये चैलेंज नहीं है। क्योंकि हमें पता है कि अबीहा जो है वो हमारी मैडम है, और अबीहा हमारे लिए, मैंने इसमें देखो मैंने थोड़ा सा लाइट पर्पल लिया है क्योंकि वो ज़्यादा, हाँ आप green कहते हैं थोड़ा सा- लाइट कलर्स करिए, मैं डार्क कर रही हूँ। दो अलग तरह से हम दिखा देंगे ना, है ना नाज़रीन को करके। टाइम हमारे पास बड़ा कम है, तो हम चाहेंगे जल्दी जल्दी हम पेंट करें और हम अपनी उस तक। अभी आप क्लासेस देती हो वैसे स्कूल में, बच्चे सीखने के लिए आते हैं, कहते हैं हाँ हमें सिखा दो। हाँ कभी कभी है लाइक, अब मैं तो सोफा लाइक मैम कोई होमवर्क देती है तो मैं सिर्फ कर रही होती क्लास में, तो हर बच्चे आते हैं अभी यहाँ दिखाओ, अभी यहाँ हमारा बना दो, अभी यहाँ देखे ये कर ओ दो। मतलब जो आर्ट की जितनी चीजें होती हैं वो आपके पास आते हैं सबके, अभी हाँ हमारा भी कर दो, हमारा भी कर दो। हाँ तो माशाल्लाह यू आर ब्रिलियंट, ये भी एक बात है ना कि आप ब्रिलियंट हैं। अच्छा मैं इसको टेप के ऊपर भी कर रही हूँ, इजाजत है? हाँ चलें जी, मैं टेप के ऊपर भी कर रही हूँ, और ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बहुत अरसे के बाद पेंट करके। सबसे बड़ी बात ये है अभी, क्योंकि इससे भी कहते हैं अबीहा के स्ट्रेस रिलीज होता है। आप कोई अच्छा, अगर कोई जी। अच्छी प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे होते तो उसके अंदर पेंटिंग भी उसी के अंदर शामिल होती है, ऐसा ही है ना। अच्छा एक कलर कौन सा, मैं और कौन सा कलर इसके अंदर ऐड करूँ? आई थिंक मुझे पिंक ऐड कर देना चाहिए, है ना। पिंक के मुझे साथ आप white। पिंक के साथ वाइट। अच्छा वाइट क्यों ऐड करते हैं, जरा दोबारा मुझे। क्योंकि ताकि इसका लाइटर वर्जन बन जाता है। बहुत ज्यादा डार्क ना हो। हम्म, मुझे थोड़ा इसके अंदर पिंक रह गया, मैं इसी को ही किसी तरह मिक्स करती हूँ। लेट्स सी, क्योंकि इस ब्रश के ऊपर ऑरेंज भी लगा था, इसके ऊपर ग्रीन भी लगा था, वाइट भी है, और अब हल्का सा पिंक इसके अंदर ऐड हो रहा है। देखते हैं जी क्या बनता है। ओह ये तो बड़ा प्यारा सा कलर बन गया है वैसे। मेरा ये डार्किश वर्जन मैंने बनाया और आपने लाइट बनाया है। लाइट तो मैंने कहा कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अभी यहाँ ने चैलेंज तो दिया है, लेकिन हम थोड़ा सा नाज़रीन को भी तो दिखाएं ना कि दोनों कलर्स में कैसा लगता है। मैंने अपना फिनिश कर लिया मेरा है, भी इसमें finish एक हो गया। में ब्लैक है और इधर एक ब्लू है। मेरा भी फिनिश हो गया। वाओ ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी अच्छा लगेगा कि नहीं। अभी यहाँ एक जरा पहले आप अपना दिखाओ, फिर मैं अपना दिखाती हूँ। मेरा इसको ये दिखाएं। ये देखें जी, अबीहा का कैमरा जरा क्लोज करे, ये अबीहा का आर्ट वर्क है। अबीहा जबरदस्त, और ये हम इजीली किसी भी वॉल पे लगा सकते हैं, है ना। आप जब कुछ टाइम के इसको ड्राई देते हैं तो वॉल पे वो टेप उतार कर करते हैं। अच्छा ड्राई होने देते हैं, फिर आप ऊपर से ये उतार देते हैं टेप, और फिर ये जरा मेरा भी दिखा दें थोड़ा बहुत, है ना। ये दिखाए जी, ये देखें जी, बच्चों वाली पेंटिंग बहुत अरसे बाद। आई थिंक इसकी फिनिशिंग तभी होगी जब आप ऊपर से इसकी टेप उतारेंगे। अभी इनको ड्राई है, होने में टाइम लगता है, तो तब से मैं घर से एक बनाकर लाई हूँ और हम उसकी टेप उतारेंगे। वेरी नाइस। ये देखें जी, अबीहा ऑलरेडी घर से ये बनाकर लेकर आई हैं, और अभी ये ड्राई हो गया है, तो अभी इसकी टेप उतारेंगे। टेप उतारें, हेल्प करूँ मैं आपकी? ये लें जी, ये देखें, वेरी नाइस। लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये देखें, वाओ। ये निकल कर अच्छा तो अभी जो हमने बनाया है वो भी इस तरह का हो जाएगा। ये जरा क्लोज करें, वाओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ये, बहुत अच्छा। और बहुत इजी टेक्निक है, आप डिज़ाइन को इजीली अपने हाथ से चेंज भी कर सकते हैं, और डिज़ाइन जो है वो डिपेंड कर रहा है टेप के ऊपर कि आपको टेप आप किस तरह से उसके ऊपर आप पेस्ट करते तो हैं। उसी तरह का आपके फिर बन कर आएगा। ठीक है जी, ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। You're welcome। सुबह सुबह मैं भी प्रोडक्टिव होगी। अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ, मैं ये टेप उतारूंगी, मैं देखूंगी कैसा लग रहा है, और फिर मैं अपने रूम में इसको लगाऊंगी पेंट। मैं भी अपने रूम में लगाऊंगी। थैंक यू सो मच अबीहा, हैव अ Welcome। गुड डे। यू टू। नाज़रीन हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से हम वापस आएंगे। फातिमा जदून हमारे लिए लाएंगी 3 अच्छी खबरें, तो आपने कहीं नहीं जाना। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम
बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त हुआ जाता है 3 अच्छी खबरों का। फातिमा जदून आ गई है 3 अच्छी खुशखबरियां लेके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज की अच्छी खबर कौन सी है? अच्छा जी, बिल्कुल, हम आज की फर्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि गूगल इस वक्त इंटरनेट पे अगर हम सर्च इंजन के तौर पे देखें तो वो लिटरली हुक्मरानी कर रहे हैं। हर कोई गूगल गूगल ही हम कर रहे हैं। Exactly. इसी गूगल ने पाकिस्तानी नौजवान साद हमीद की स्टोरी को फीचर किया है। साद हमीद गूगल में कम्युनिटी मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं और माई पाथ टू गूगल के टाइटल के साथ गूगल ने साद की कामयाबी की स्टोरी को ओपन किया है कि किस तरह पाकिस्तानी नौजवान ने अपनी सलाहियत से ये मकाम हासिल किया। साद की कहानी गूगल के तमाम वर्कर्स के लिए इंस्पायरिंग है। सबीन, साद ने एक छोटे से स्टार्टअप से अपना काम स्टार्ट किया था और आज उनकी स्टोरी गूगल की लीड स्टोरीज में से है। ज़बरदस्त। फातिमा, मैं यही कहती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे बीच में होते हैं, हमारे दरमियान ऐसे लोग होते हैं जिनको आप बेसिकली मतलब वो कुछ छोटी छोटी इनिशिएटिव्स के साथ आते हैं कि अच्छा वो उन्होंने ये स्टार्टअप लेना, ये इनिशिएटिव है उनका। हम बेसिकली उनको उस टाइम पर सपोर्ट नहीं कर रहे होते। और मैंने सुना है कि साथ के साथ आपने भी एक इदारे में काम किया हुआ है और आपको भी पता है कि पर्सनली कि उनकी स्ट्रगल क्या थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब उनका स्टार्ट था तो मैं तब से उनको जानती हूँ। लेकिन वो आप वाली बात वो बिल्कुल ठीक है, जब हमारे साथ वाले जो फ्रेंड्स ही हैं या जो हमारे कुलीग्स हैं, जब वो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये कल को हमारा नाम कितना रोशन कर देंगे। एग्जैक्टली तो इसीलिए कहते हैं फातिमा कि जो छोटे छोटे स्टेप्स कोई ले रहा होता है ना, वो कहते हैं बेबी स्टेप्स आप ले रहे होते हैं किसी गोल तक पहुंचने के लिए। उस टाइम पर उन लोगों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको एक इंकरेजमेंट मिल सके और आप उनको बता सके कि भाई हाँ आप ये कर सकते हैं, और वो लोग कर जाते हैं। कुछ थोड़ा ऑपोजिट भी होता है, कुछ लोगों को मोटिवेशन तब मिल रही होती है जब आप उनको डिग्रेड कर रहे होते हैं, डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं अब हमने ये करके दिखाना है। हाँ, मतलब कई लोगों का वो एक हो जाता है, अना का एक कोई लोग मसला बना लेते हैं ना कि हम ये नहीं कर सकते, अब मैं करके दिखाऊंगा। वो उनका पैशन होता है बेसिकली जो उन्हें वहां तक पहुंच जाते हैं। तो साथ को हम लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सबसे बड़ी बात। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू साथ कि आपने पाकिस्तान का नाम इस तरह से रोशन किया। बिल्कुल जी। हमारी जो दूसरी गुड न्यूज़ है वो अक़लियती मुलाजमत के बारे में है। पाकिस्तानी हुकूमत हमेशा से अक़लियती क्लास को बेहतरीन मौके फराहम करती है और उनको बराबर का शहरी भी समझती है। पंजाब गवर्नमेंट ने इस हवाले से अहम कदम लिया है। सबीन, ह्यूमन राइट्स और अक़लियती अमूर के सूबाई वज़ीर इजाज़ आलम ने बताया कि पंजाब हुकूमत 20,000 अक़लियती अफराद को मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमत फ़राहम कर रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखा जाए तो उनके लिए भी एक जो है ओपन फोरम अब मिल जाएगा कि 20,000 एक अच्छी खासी तादाद है कि उनको नौकरी मिल जाएगी। अच्छा, ह्यूमन फ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम होने वाली एक तकरीब से खिताब करते हुए मौजूदा हुकूमत ने बहुत सारे माइनॉरिटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और उनको बेसिकली समाजी और माशी दोनों सतह पर उनको हेल्प की जा रही है। Exactly, मतलब हम स्क्रीन पे भी अभी देख रहे थे कि किस तरह से हर फील्ड में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, उनको लेकर जाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। और फातिमा, हम पाकिस्तानी झंडे की भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो वाइट कलर है वो बेसिकली हमारे माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ से आप देखो कि जब कायदे आज़म का विजन भी यही था कि इक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ होना बिल्कुल भी किसी दूसरे शहरी होने का वो नहीं है, मतलब ये नहीं है कि आप हम में से नहीं है। बेसिकली उनकी भी वही इंपॉर्टेंस है जो बाकी उनकी। वो यही है कि आप ये नहीं अपने से अलग नहीं उनको समझते, अपने साथ लेकर चलते हैं। तो इक्वालिटी बेसिकली यही होती है कि इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज जो कि आप उनको भी प्रोवाइड करें और खुद भी आप उस पर बिलीव करें और आप ये मेक श्योर करें कि हाँ ये राइट्स जो माइनॉरिटीज के हैं वो उनको मिलने चाहिए। और ये बहुत अच्छी एक न्यूज़ है, गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। हम हमेशा देखते हैं कि ऐसे माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स पहले भी लिए जा चुके हैं और अभी भी ये इनिशिएटिव्स इस तरह के लिए जा रहे हैं। और देखो सबीन, जब गवर्नमेंट कोई काम ऐसा करती है ना तो उसका वो ये हो जाता है कि पूरा मुल्क मिलके उनको ओन कर रहा है, एक ख्याल रखा जा रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये उनको भी ये बताती हैं कि हम भी बेसिकली हम लोग भी इसी मुल्क का एक हिस्सा हैं। ओनरशिप आती है आपके अंदर। तीसरी गुड न्यूज़, अच्छा जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और मेरी अगर कहें तो आज की सबसे अच्छी गुड न्यूज़ वो है, फेवरेट न्यूज़ जी बिल्कुल। ड्रोन डिलीवरी स्टार्ट हो रही है जी, ठीक है। इस्लामाबाद आपको पता है वैसे भी दुनिया के खूबसूरत तरीन कैपिटल्स में से आता है, ठीक है, और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हर हवाले से इस खूबसूरती को बासहूलत बनाने के लिए भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है हम लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छा, अब न्यूज़ ये है कि अभी इस्लामाबाद में ड्रोन डिलीवरी प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है।
और सबसे पहले जो है जो फूड है वो डिलीवर होगा ड्रोन से। एग्जैक्टली जब आप फूड डिलीवरी की बात करते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले आता है खाना। खाना, ठीक है। तो वो और ये चीज़ है कि आप ये देखो कितना इंटरेस्टिंग लगेगा ना कि ड्रोन के जरिए जब हम लोग फूड ऑर्डर करेंगे तो वो ड्रोन के जरिए हमारे घरों में डिलीवर होगा। ये सुन लीजिए कि बिजनेस बहुत चलने लगा है। आप एक्साइटमेंट, फातिमा ने जो खबर सुना रही हैं जिस तरह से उसी एक्साइटमेंट के साथ आप देखें कि इतनी एक्साइटेड ये हुई है कि मुझे लगता है कि लोग अब खाना हो ना हो, भूख ना हो, वो ट्राई लेकिन वो ये ट्राई करेंगे अच्छा ये किस तरह आएगा, ड्रोन से खाना कैसे आता है। बिल्कुल। अच्छा, जो डीसी इस्लामाबाद जो है हमारे हमजा शफकात, उन्होंने वो उन अफसरान में से आते हैं जो सही बताऊं तो वो सुकून से नहीं बैठते, वो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो बेसिकली अब मुझे जो इंतज़ार रहेगा ना वो इस चीज़ का रहेगा कि सोचो सबीन, राइजिंग पाकिस्तान पे हमारा नाश्ता ड्रोन के जरिए आएगा, मतलब हम एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है, ये आप प्रोड्यूसर साहब को सुना रही हैं। हाँ सुन लीजिए, ये नाश्ता हमें ड्रोन के जरिए चाहिए होगा। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट अपने व्यूअर्स को दिखा भी सकते हैं ना कि देखें इस तरह आएगा, हम उन्हें रिकॉर्ड करके हम चला भी सकते हैं कि देखिए हमने पहला राइजिंग पाकिस्तान का जो ड्रोन नाश्ता है वो ऐसे मंगवाएगा। ठीक है फातिमा, आप उसको लीड करेंगे उस प्रोजेक्ट को। बस डन हो गया जी, फातिमा लीड करेंगी। अब हमने अनाउंस कर दिया, ठीक है, चलिए जी। तो फातिमा यही है कि ऐसे इनिशिएटिव्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं जब कहती हूँ ना कि दुनिया आगे बढ़ रही है अब, तो उसके साथ चलना बहुत ज़रूरी है। आप आगे नहीं भी निकल रहे तो आप एटलीस्ट साथ चलें, क्योंकि आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो पीछे रह जाते फिर जो आगे चलने वाले होते हैं वो मुड़ के बहुत कम ही देखते हैं। तो आप तरक्की करने के लिए जो मुल्क की जो प्रोग्रेस, आप मुल्क की तरक्की की बात करते हैं, उस पर यह है कि आप जो इनिशिएटिव्स जो लोग ले रहे हैं, बाकी ममालिक ले रहे हैं, तो आप, क्योंकि हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं, तो बेसिकली उनको साथ लेकर चलना, उनको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपने जब बात की हमजा शफकात साहब की, वो डेफिनेटली एक रोल मॉडल है हम लोगों के लिए, और इस्लामाबाद में किस तरह से वो प्रोग्रेसिव काम करते हैं अभी और करते आ रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि किस तरह से इस्लामाबाद को मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। उस पर भी हम उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच फातिमा, इतनी अच्छी 3 खबरें, 3 खुशखबरी, और मेरी भी तीसरी जो गुड न्यूज़ थी वो फेवरेट थी, मुझे लगता है वो सबकी फेवरेट थी। बस सही है। अब हम इसको बहुत जल्दी स्क्रीन पे भी शो करेंगे, अभी आपने प्रॉमिस कर दिया, ठीक है, बार-बार हम आपसे पूछेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे ब्रेक के जाने। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम करने जा रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। आज इंपॉर्टेंट सेगमेंट ये हमने ऐड किया है 8 अक्टूबर। जब हम 8 अक्टूबर की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है डिज़ास्टर, जो कि ज़लज़ला आया था 8 अक्टूबर को। उसमें कितनी तबाही हुई थी इससे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन वहीं पर कहा जाता था कि शायद हम इस डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो आज हमने इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए बुलाया है डॉक्टर उमर अजीज़ को, जो कि जियोलॉजिस्ट हैं। हम उनसे आज जानेंगे कि कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो कि हम पहले ले सकते हैं ताकि ऐसे डिज़ास्टर्स के लिए जो बेसिकली हम किस तरह से प्रिपेयर हो सकते हैं। तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में एक स्पेशल सेगमेंट आज हमने ऐड किया है 8 अक्टूबर के ज़लज़ले के हवाले से। तो जो मैंने जैसे आपको पहले भी आपसे बात की कि हम कहा जाता था कि शायद हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे इस तरह के डिज़ास्टर के लिए। तो आज हमने दावत दी है डॉक्टर उमर अजीज़ को ताकि वो हमें बता सकें कि ऐसी कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो कि हम ले सकते हैं। पाकिस्तान किस तरह से अर्थक्वेक से बचने के लिए, इस डिज़ास्टर से बचने के लिए तैयार हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम हमेशा एक आफत से तो हम गुजरते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके बाद शायद कुछ साल गुजर जाते हैं, हमारे माइंड में वो चीज़ ज़रूर रहती है, लेकिन उससे बचा किस तरह जा सकता है आगे कि कम से कम डिज़ास्टर है वो तो अल्लाह की तरफ से एक चीज़ होती है, वो कभी भी आ सकती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप खुद से किस तरह से प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि नुकसान कम से कम हो सके। तो आज हम इस बारे में भी बात करेंगे। सर, मैं चाहूँगी सबसे पहले हम स्टार्ट करें कि अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, ज़लज़ला होता क्या है, साइंस के हवाले से अगर हम बात करें तो। अर्थक्वेक जो है वो ज़रा शेकिंग ऑफ द अर्थ है, और इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। एक तो ये है कि जो वर्ल्ड है, हमारी जो दुनिया है, वो बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर उसकी जो है वो मुश्तमिल है। 9 बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, 7 छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। और एज़ वेल एज़ पाकिस्तान इज़ कंसर्न, तो हम
3 बड़ी प्लेट्स के जंक्शन पर मौजूद हैं। एक इंडियन प्लेट है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया है, एक यूरेशियन प्लेट है जिस पर रशिया और अफ़गानिस्तान का पोर्शन है, एक अरेबियन प्लेट है जिस पे हमारा जो बहर अरब वहाँ तक आती है और पूरा जो गल्फ़ है वो उस पर है। ये बड़ी प्लेट्स हैं दुनिया की हमारे रीजन के एस्पेक्ट्स। अब इंडियन प्लेट वो प्लेट है जिस पे अभी हम मौजूद भी हैं और ये इसमें वॉल्केनिक एक्टिविटी है। तो अर्थक्वेक की एक रीज़न वॉल्केनिक एक्टिविटी है, दूसरी प्लेट मूवमेंट्स है। ये प्लेट जितनी प्लेट्स हैं टेक्टोनिक ये आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं और इनकी मूवमेंट की वजह से भी जो अर्थक्वेक पैदा होते हैं। और जितनी ख़ास तौर पर जो इंडियन प्लेट है इसमें जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है जिससे लावा अरप्ट करता है, फ्लो करता है बिलो दी सरफेस, मुख्तलिफ प्रेशर्स और टेम्परेचर और केमिकल रिएक्शंस वगैरह होते रहते हैं, उससे भी अर्थक्वेक होता है। तो जो 2005 का 8 अक्टूबर का जो ज़लज़ला था जिससे 80,000 अमवात हुई, 3 लाख लोग मुतासर हुए और बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान हुआ, 7.6 ये रेक्टर स्केल है। और रेक्टर स्केल पे जो हाईएस्ट रेक्टर स्केल है वो 9 तक जाता है, 9+। तो 9 के ज़लज़ले तो पूरी दुनिया बहुत कम आए, 7, 8 ये हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक है। इससे पहले पाकिस्तान में 1935 में कोयटा में भी एक बड़ा अर्थक्वेक आया था जो 8+ था। अब ये 7.6 का जो अर्थक्वेक आया इसमें जो एपी सेंटर था, जो मरकज़ था ज़लज़ले का, वो मुज़फ़्फ़राबाद इस्लामाबाद के दरमियान बालाकोट के नज़दीक अलाई एक गांव था जहाँ पे ये वॉल्केनिक एक्टिविटी भी महसूस की गई। उसी वजह से बाकी आपने इस्लामाबाद के अंदर मार्गला टावर्स की सूरत में मुज़फ़्फ़राबाद बाग और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान, एक बहुत मैसिव लेवल पे हम देखें तो एक डिस्ट्रक्शन हुई थी वहाँ पे और यही था। लेकिन सर मेरा सवाल एक ये भी है आपसे कि क्या हम वाकई प्रिपेयर्ड नहीं थे इस तरह के डिज़ास्टर के लिए? डिज़ास्टर्स में अर्थक्वेक भी उसकी एक टाइप है और अर्थक्वेक से एसोसिएटेड भी कुछ डिज़ास्टर्स होते हैं। अर्थक्वेक से एसोसिएटेड डिज़ास्टर्स जो है वो लैंडस्लाइड की सूरत में, यानी कि आपकी एक मुज़फ़्फ़राबाद में एक चकार में एक झील बन गई, इस तरह से गिलगित में अताबाद एक झील बन गई जो लैंडस्लाइड की वजह से हुई है। तो अर्थक्वेक जो है वो मेजर जो लैंड मासेस हैं, बड़े बड़े जो ज़मीन के टुकड़े हैं उनको वो ट्रिगर कर देता है और वो फिर उसकी वजह से मुख्तलिफ लैंडस्लाइड की वजह से भी मज़ीद ये एक अलग डिज़ास्टर है जो उससे एसोसिएटेड है। अब प्रीपेयर्ड होने का जहाँ तक बात है कि अगर मिसाल ली जाए तो जापान में रोज़ाना 8 से 10 ज़लज़ले आते हैं, वो एक्टिव सेस्मिक जोन में है। और हम भी इसी तरह से जो है एक ख़ास किस्म के सेस्मिक जोन में इसलिए हैं कि जो इंडियन और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री है उसको MBT कहते हैं, मैन बाउंड्री थ्रस्ट, जो आपके मार्गला हिल्स की पहाड़ियों से गुजर रहा है, जो मुज़फ़्फ़राबाद से गुजर रहा है, जो पेशावर से गुजर के आपका अफ़गानिस्तान तक जा रहा है। अब हम सेस्मिक हैज़र्ड जोन 1 में है, यानी कि जब भी प्लेट मूवमेंट होगी, जब भी अर्थक्वेक आएगा तो हम अफेक्ट होने का हमें ज़्यादा चांस है क्योंकि हम करीब हैं। अब जहाँ तक आप बात कर रही थी कि वो प्रीपेड, अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हम सेस्मिक हैज़र्ड जोन 1 में हैं तो हमारी जितनी कंस्ट्रक्शन है वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर कोड्स के मुताबिक होगी। ठीक है। जो मैंने आपको जापान की मिसाल दी कि अगर रोज़ाना 8 से 10 ज़लज़ले आते हैं तो उनकी बिल्डिंग्स में इतनी एलिवेशन मौजूद है कि वो 60 डिग्री पे एलिवेट करके वापस खड़ी हो जाती, गिरती नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें 8 से 10 ज़लज़ले हमारा तो कोई डेली, हाँ डेली एक बहुत उस पे है, तो डेफिनेटली उस तरह की कंस्ट्रक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है कि वो बर्दाश्त कर सके। एक्चुअली इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, वो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के और मटेरियल के और बिल्डिंग के डिफरेंट कोड्स बना दिए हैं। ज़लज़ला नुकसानदेह नहीं है, लोग बिल्डिंग्स के नीचे और मलबे के नीचे और इन चीज़ों के नीचे आके मरते हैं। आपने इस्लामाबाद में देखा कि एक बड़ा टावर गिरा था, बाकी भी क्रैक्स आए हैं, चीज़ें इस्लामाबाद में दूसरी से तीसरी मंजिल पे जो लोग रिहायशी हैं उन पे तो वो नहीं बना सकते। कमर्शियल जो फ्लैट्स हैं वो हाई राइज बिल्डिंग हैं, उनकी भी डिफरेंट कोड्स हैं, अप्रूवल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं। तो ये है कि इसको मज़ीद फ्लोरिश करने की ज़रूरत है। उस एक बड़े हादसे के बाद हमें अंदाज़ा हो गया, ज़ाहिर है हमारा थोड़ा सा चीज़ों का फुकदान इस तरह से है कि जब तक हम किसी हादसे का शिकार नहीं होते तो हम चीज़ों से लर्न नहीं करते। एग्जैक्टली और आज का ये सेगमेंट भी ऐड करने का हमारा मकसद ये था कि हम एक चीज़ जो हो गई है, जो नुकसान हमने बर्दाश्त कर लिया है, जो कि बहुत मुश्किल था बर्दाश्त करना, उससे हम किस तरह से अब बच सकते हैं। सर प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर हम बात करें तो वो क्या ली जा सकती है? एक तो आपने बताया कि बिल्डिंग्स जो हैं उनको ज़्यादा पायदार उस लिहाज से होना चाहिए,
उसके अलावा ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, और कश्मीर में क्योंकि बहुत ज़्यादा एक हम देखें तो नुकसान हुआ है, बाग की तरफ हुआ है और बाकी उसकी तरफ, तो क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स ली जा सकती हैं? प्रिकॉशनरी मेजर्स में ये है कि हर एरिया की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है जो वहाँ की बिल्डिंग्स के ऊपर और वहाँ की कंस्ट्रक्शन पे फोकस करती है। दूसरी बात ये है कि 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, हर जो डिफरेंट स्टोरीज बिल्डिंग है उनके डिफरेंट कोड्स हैं। बेसमेंट का एक अलग कोड है, पहाड़ी एरिया की एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन है, उसके लिए रिटेनिंग वॉल्स होती हैं, उसके लिए मुख्तलिफ जो है साइट और सॉइल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन बगैर सॉइल इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सॉइल सैम्पलिंग के, बगैर किसी कंसल्टेंट के अप्रूवल के, और ये डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को थोड़े रूल स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से इस खिते में ठेकेदारी एक सिस्टम है, ज़रा गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो जब आप वो ठेका एक सिस्टम होता है, ज़रा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, लेकिन उसमें वो काम उस मेयार का नहीं होता। तो अगर हम पूरे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करेंगे, स्ट्रक्चर कोड्स को वो करेंगे, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो रिकमेंडेड हैं फॉर एवरी स्टोरी, फॉर एवरी एरिया। और मैंने जो आपको सॉइल सैम्पलिंग और सॉइल इन्वेस्टिगेशन बताई है, सबसे पहले कहीं भी कंस्ट्रक्शन से पहले वो सॉइल टेस्ट होती है, उसका लेबॉर्ट्री एक एनालिसिस होता है, उसकी पूरी एक रिपोर्ट आती है कि ये कितनी बेरिंग कैपेसिटी है इसके अंदर। बिल्कुल सर, ये बहुत ज़रूरी भी है। अगर हम हम हमेशा बात करते हैं कि जब भी ऐसे कोई ज़लज़ले आते हैं तो जो पहाड़ी इलाके होते हैं, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। वजह यह है कि शायद हम अगर अभी वेल डेवलप्ड एरियाज़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फिर भी जो आपने ठेकेदारी की बात की, वहाँ पर लोग ये शायद ये टेस्टिंग करते भी होंगे। इसी वजह से बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि अभी तक पायदार हैं, मौजूद हैं, जिनको कोई नुकसान नहीं हो सका, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम उस तरह से हमें नज़र नहीं आता। तो शायद इस लेवल पे भी अगर हम बात करें, नॉर्दर्न एरियाज़ की भी बात करें, हम हमेशा कहते हैं कि हमें इनको बचाना है, हमें इनको एक तरह से ये असासा है हमारे मुल्क का, और किस तरह से हमने टूरिज़म को यहाँ पे प्रमोट करना है, बढ़ाना है, इनको इसी तरह से रखना है। तो यहाँ पर भी इस लेवल पे काम होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक अवेयरनेस से चीज़ स्टार्ट होनी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर तो लोग अपने ही उस पे आकर एक किसी ने घर कंस्ट्रक्ट करना है, कोई स्कूल करना है, तो शायद इतने ज़्यादा उसमें नहीं आता। आई थिंक एक गैप भी है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? गैप भी है, और प्लस ये है कि ये जो इससे एसोसिएटेड चीज़ें होती हैं, ये तो चलो बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कई रोड्स जो हैं वो लैंडस्लाइड का सबब बन जाते हैं। बहुत से जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड्स हैं जो आज़ाद कश्मीर को, गिलगित बल्तिस्तान को और यहाँ को जो आपस में मिलाते हैं, उनकी भी जो है मेंटेनेंस ज़रूरी होती है। फिर ये लेबॉर्ट्रीज़ का क़याम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो इनको फिर ये अप लिफ्टिंग और सब्सिडेंस मुख्तलिफ एरियाज़ में होती है। हमारा एरिया ऐसा है, ये हम एक हमारी फेट है कि हम ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे इस एक्टिविटी की वजह से अप लिफ्टिंग और सब्सिडेंस हो रही है। जैसे मंगला डैम में, मीरपुर में आपने पिछले कुछ साल 2 साल में देखा कि कई अर्थक्वेक और उसके आफ्टर शॉक्स भी आ रहे हैं। अब वो वहाँ पे डैम है, डैम एक हैवी लोड है, हैवी लोड ऑफ वाटर है, वो जब कोई भी अर्थक्वेक शेक करता है तो उस डैम को मुतासर करता है, उसकी दीवारों को ख़तरा है। इस तरह से जो आपने पहाड़ी एरियाज़ की बात की कि वहाँ पर भी हमें ये करना है, वहाँ पर ये होता है कि बड़ी बड़ी पहाड़ियों में लैंड मास होता है, उसकी शेकिंग में पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है। तो ये पूरी एक फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन की ज़रूरत है, डाटा एक्विजिशन की ज़रूरत है, फिर हर एरिया की प्लानिंग और स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, फिर उसको एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। और ये जिम्मेदारियाँ जो हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की हैं, प्लस जो आपके ऐसे अर्थक्वेक की रिहेबिलिटेशन का आपने एक इदारा बनाया, एरा बनाया, सेरा बनाया, तो उनके अंदर ऐसे कंसल्टेंट्स लोग मौजूद हैं। जायका ने जापान से आके यहाँ पर काम किया। फिर आपके वाटर रिसोर्सेज जो इससे एफिलिएट हैं, पानी के जो चश्मे स्प्रिंग से, वो भी इसी में टेस्ट हुए हैं, उसमें पानी की क्वालिटी की भी बात हुई है। तो ये सारी चीज़ें, बिल्कुल सर, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमें माइंड में रखने हैं अब, ताकि हम क्योंकि आज इस सेगमेंट को ऐड करने का भी हमारा मकसद सिर्फ यही था कि हम लोगों को अवेयर कर सकें, चाहे आप गवर्नमेंट लेवल की बात करते हैं, चाहे आप इंडिविजुअली कम्युनिटी लेवल की भी अगर आप बात करते हैं। अगर कोई स्कूल कंस्ट्रक्ट करता है, अगर कोई ऐसी चीज़ बनाता है, बिल्डिंग आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसको एक तरह से पहले उसकी असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है कि ज़मीन कैसी है और किस तरह का इसके ऊपर मटीरियल यूज़ होना है। एक
इमारत जो है वो किस तरह से बननी चाहिए, ताकि हम अगर नागहानी आफात जो हैं उनसे हम एक तरह से, वो तो अल्लाह की तरफ से डिज़ास्टर्स, उनसे आप नहीं उनको रोक सकते, लेकिन एट द सेम टाइम जो एक नुकसान है उसको आप किसी तरह से कम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आई थिंक जो पर्पस था हमारा वो सर्व हो गया आज के सेगमेंट से। हैव अ गुड डे सर। नाज़रीन, हम जाएंगे ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान में वक्त तो आ जाएगा अगली सेगमेंट का। अगला सेगमेंट क्या है ये हम देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मैंने हमेशा से यही देखा है कि इरम जब आती हैं अकेली नहीं आती, अपने साथ बहुत कुछ लेकर आती है। एक चीज़ें नहीं होती, दो चीज़ें नहीं होती, बहुत सारी, और हमारा सेट बदल देती है। अस्सलाम वालेकुम इरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। यू आर लुकिंग वेरी नाइस एंड वेरी फ्रेश। थैंक यू। इरम, सेट अगर हमारा सेट भी दिखा दें अभी ज़रा, हमारे सेट दिखाइएगा। ये देखें, मैंने कहा ना सेट चेंज हो जाता है, प्रॉप्स चेंज हो जाते हैं, यहाँ के टेबल आ जाता है एक अदर। आज क्या हमें बताएंगे आप? अच्छा, आज हम बात करेंगे, सबीन पहले तो मुझे बताइए कि जहाँ पे आप बैठती हैं, योर टीवी एरिया या योर लाउंज एरिया, वहाँ पे आपने कभी महसूस किया कि क्लटर एट टाइम्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, और हम बैठे हुए हैं, मूवी देख रहे हैं, और हमने अब हमें अपने एसी का रिमोट चाहिए, या हमें कुछ भूख लगी है तो मंचिंग के लिए कुछ चाहिए, तो बार बार उठना पड़ता है कि उस जगह से वो उठा लें, वहाँ से वो उठा लें। तो स्पेशली जब आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप ड्रामा देख रहे हैं, तो आपके आपका दिल नहीं करता कि आप अपनी कंफर्ट जोन से निकलें। और फिर ये होता है कि हम आवाज़ लगाते हैं कि बहना वो मुझे पकड़ाना रिमोट, भाई वो पकड़ाना, भाई मुझे वो पकड़ाना, ठीक है। या हम अपनी कभी कभार मेड को आवाज़ देते हैं कि भाई लेके आना, वो इस तरह हो रहा होता है। तो क्यों ना जिस सेंट्रल स्पेस पे हम बात करेंगे, बेसिकली थॉटफुल लाइफस्टाइल, यहाँ पे हम सारी अपनी लाइफस्टाइल की बात करते हैं। एक थॉटफुल लाइफस्टाइल कि अगर हम बैठे हैं अपने लाउंज एरिया में और सेंटर टेबल हमारे पास है, तो उस सेंटर टेबल पे हम क्यों ना उसको डेकोर भी करें, और वहाँ पे कौन सी ऐसी ऐसी चीज़ें रख दें जो हमारे सोफे पे बैठे हुए या उस सेंट्रल स्पेस जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वो हमारी ज़रूरत भी है, ठीक है। तो इसके लिए जनाब जब स्पेस डिज़ाइन करते हैं तो हर डिज़ाइन का ताल्लुक आपके अमीर और गरीब होने से नहीं होता, एग्जैक्टली वो या चीज़ें पैसे से नहीं होता। इसका ताल्लुक है कि आप कितना थॉट दे रहे हैं, कितना सोच रहे हैं कि मैं इस स्पेस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाऊं। एक कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। अभी इरम जो है वो एक ट्रे लेकर आई है, सेंटर टेबल के ऊपर ट्रे होना जरूरी है। सो इसको अब मैं डेकोर करके बताऊंगी। वैसे मैं साथ साथ बताती चलूं कि सेंटर टेबल की जो ट्रे है वो डेकोर करना, उस पर रखना बड़ी एक फैशन में भी है और डिजाइन का हिस्सा भी लगती है। सो ये एक ट्रे है, आपके पास प्लास्टिक की ट्रे हो सकती है, घर की कोई ऐसी ट्रे जो टूट गई है, आप उसको कलर कर लें, उस पर कोई पेपर पेस्ट कर लें, उसको करके एक बड़ी ट्रे, बड़े साइज की ट्रे आप सेंटर टेबल पे रखें। अब ट्रे को सेंटर टेबल पे रखने का मकसद और उसके अंदर चीजें रखने का मकसद ये है कि जब आपने टेबल की सफाई करनी होगी, आप पूरी ट्रे उठाएंगे, टेबल साफ हो जाएगा, बाद में आपकी ट्रे एज इट इज उसके ऊपर आ जाएगी, बजाय इसके कि हमने सारी चीजें रखी हुई हैं उसके ऊपर, गुलदान वगैरह उसको उठा रहे हैं, रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपके सामने सजाऊंगी, जो मेरी नीड क्या है, ठीक है, जो मेरी नीड के अकॉर्डिंगली है जी। स्टेप नंबर 1 है कि सबसे पहले जनाब मैं जब लाउंज एरिया में होती हूँ या मेरे हस्बैंड होते हैं तो उनको कोई ना कोई किताब पढ़ने का बहुत शौक है। सो उनकी कोई ना कोई पसंद की 3-4 किताबें हमेशा हमने अपने टेबल पे रखी होती हैं, ठीक है ना। और अब ये जरूरी नहीं है कि आप किताब ही रखें, मतलब आप इट डिपेंड्स कि आपकी फेवरेट चीज कौन सी है जो कि आपको उस टाइम पे किताब है या कोई और ऐसी चीज। इस एक तो ये कमरे की खूबसूरती में इजाफा होगा और टेबल के ऊपर एक हाइट का एलिमेंट आ जाएगा। और देखें आपने जिस तरह आप इसको प्लेस करी है, मैं थोड़ी एंगल पे प्लेस कर रही हूँ क्योंकि मेरी रूम की डायरेक्शन या मैं चाहूंगी कि मैं ट्रे को उस तरह से भी रखूं, इस तरह से रख सकूं, मैंने इसको एंगल पे प्लेस किया है। हम इसको थोड़ा सा सीधा रखेंगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, हमने इसको एंगल पे रखा है, ठीक है। इसके साथ जनाब मेरा है एक खुशबू के लिए, घर में लाउंज में खुशबू कहीं ना कहीं कैंडल या बर्नर की सूरत में मैं रखना पसंद करती हूँ। ये मेरे पास एक खुशबू के लिए एक बर्नर है जिसके साथ मैंने इसकी अपनी पसंद की खुशबू भी इसके साथ ही छोटी सी स्पेस है उसमें रखी होगी,
Very nice. तो साथ साथ खूबसूरती ऐड हो गई, ये हमारा मुल्तानी लोकल आर्ट है, सो आप अपने कल्चर को भी साथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप और किस जगह से हमेशा बिलोंग हम करते देखते हैं हैं। इरम, आपके पास कलेक्शन भी इसी तरह की होती है कि आप कहीं जाती हैं, आपको कोई चीज पसंद आ जाती है, तो वो ज्यादातर चीजें हमने कल्चरल देखी हैं जी। जो आपकी डिकोर में आप जी। ऐड कर रही होती और हमारा कल्चर इतना रिच है सबीन कि अगर हम उसको अपने डेकोर में थॉटफुली ऐड करें Exactly. तो बहुत और खूबसूरत बहुत अफोर्डेबल भी होती है ये लगता है। चीजें। अच्छा, इसके साथ 2 स्नैक्स हैं जनाब के इसको कहते हैं मखाने, ठीक हाँ, है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, और ये चने हैं, हर घर में मिल जाते हैं आराम से। ये दोनों सेहत के लिए बहुत अच्छी चीजें है, इसमें तो कोई हमारी- आर्टिफिशियल हम चीज चाहेंगे ऐड नहीं है, इरम, बहुत हम चाहेंगे हमारी सेहत भी अच्छी रहे, तो अब ये दोनों जा रही है आपके साथ, वापस नहीं जा रहे। बस ठीक है? आप ही के लिए ये इट इज बेसिकली टू टेल यू कि अगर हमने स्नैक्स अपने टेबल पे रखने हैं तो हम हेल्दी स्नैक्स का भी इजाफा कर सकते हैं। और ये रिसाइकल्ड बॉटल्स हैं दोनों, ये दोनों वो नहीं कि मैंने खास बाजार में जाके महंगे महंगे शीशे के जार खरीदे हैं, ये रिसाइकल्ड है, मतलब इसमें कोई अचार या कोई मुरब्बा यूज या आप कोई दोबारा कर सकते हैं, ये हैं, शीशे ठीक का है। और ठीक है। वैसे जो बेसिकली अमूमन चीजें हैं, तो प्लास्टिक को हम हमेशा भी कहते हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी गुड न्यूज भी हम ऐड करते हैं हाँ। कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और कोशिश करें कि ना करें। और शीशे का इस्तेमाल होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई चीज़ ऐसी आई है जिसकी शीशियाँ खाली हुई हैं, तो आप उसके अंदर स्नैक्स डाल के इस तरह ठीक से है। रखें अपने लाउंज एरिया में। ठीक उसके हो गया। बाद जी मैं एक ये फ्लावर का पॉट ऐड करूंगी जस्ट टू गिव द लाइफ इनटू माय ट्रे, और पूरा एक एनवायरनमेंट भी। हाँ, ये एक और मैं अब आप वैसे देख रहे हैं देखती हूँ। डिफरेंट हाइट्स आ रही हैं यहाँ पे, एंड देयर एक इंटरेस्टिंग फील दे रही है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद हम अपना एक और लाइफ ऐड करने के लिए एक और पॉट रखेंगे। ये रियल प्लांट हो सकता है, छोटे छोटे पॉट्स में भी आते हैं, सुकुलेंट वगैरह बहुत से हैं ये इस तरह से। अच्छा जनाब, ये एक मेरा शीशे का बाकायदा आप समझ लें पॉट है, और ये रिमोट्स हैं, ये है। सारे रिमोट्स इसके अंदर गए, और ये भी मैंने अपने ट्रे में डेकोर का हिस्सा बना दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है ये तो मतलब हमेशा बात कर रहे थे ना कि हाँ। रिमोट नहीं मिल रहा होता कभी किस चीज का, कभी तो अगर आप बैठे हैं, मूवी देख रही हैं, टीवी देख रहे हैं, या वैसे लाउंज एरिया में आप गेस्ट के साथ बैठे हैं, तो भाई आपको कहीं उठ के किसी को आवाज दे के अपना रिमोट मंगवाने की जरूरत नहीं है। आपके पास बिल्कुल हमने जगह उसको दे दी, तो वो Exactly. आप अननोइंगली उसकी जगह पे ही उसको और देखिए रखेंगे, ऑर्गेनाइज करना भी और चीजों ऑर्गेनाइज्ड को हो जाएंगे, जरूरी है। क्लटर कम होगा, टेंशन फ्री होगा, स्ट्रेस हमारा कम होगा। सो मेनी थिंग्स बड़ी थॉटफुल तरीके से हमने उसको Exactly. सॉल्व किया। और कौन-कौन तो सी ये चीज़ें एक अच्छी मैट भी मैं रखना पसंद करती हूँ अपनी ट्रे में, कि अगर मैंने किसी को चाय सर्व करनी है, कोई टी सर्व करनी है, तो मैं पहले मैट नीचे बिछाऊंगी और उसके बाद में उसको सर्व करूंगी, सो दैट मेरी जो मेरा टेबल है उसके ऊपर स्टेन्स ना आए। Exactly, ठीक है? वो तो खराब मैं इस तरह से रोल करके इसको भी अपनी डेकोर का हिस्सा बना देती हूँ। मैं कहीं पे भी रख सकती हूँ, आई कैन पुट इट हियर, आई कैन पुट इट हियर। ये देखिए। अच्छा, इसके बाद ये nice. कोस्टर्स हैं जनाब, ये हर घर में बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारे हर घर में होते हैं। ख़वातीन हाथ से बना सकती हैं, क्रोशिया के बन जाते हैं, जो स्ट्रॉज होते हैं उनके बन जाते हैं, धागे के बनते हैं। तो ये अगर आप खुद अपने हाथ से बनाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, एक पर्सनलाइज्ड टच आएगा। Exactly. ये कोस्टर्स मैं अपनी ट्रे में ज़रूर रखती हूँ। मैंने जिस तरह से कहा कि अगर हम चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये कोस्टर अगर टेबल के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर चाय का कप आएगा तो स्टेन नहीं आता Stain नीचे नहीं टेबल आता। पे और कभी दूसरी भी। बात इरम वही चीज़ है कि आपको देखें, अब ये ट्रे जिस तरह आपने इसको डेकोर करना एक अलग बात है, लेकिन जो आइडिया इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा आपको एक फीलिंग देता है कि हाँ आपको ऑर्गेनाइज ज़िंदगी में होना चाहिए, सारी चीज़ें आपकी एक जगह पे होनी चाहिए। और देखने के भी आंखों को कितना प्लीजिंग लग रहा है। एग्जैक्टली। जस्ट वैसे मेरी नीड है कि मैं पावर बैंक्स भी चाहती हूँ कि मेरे पास ही हो। अगर मोबाइल की बैटरी एकदम से डाउन हो गई है तो मैंने पावर बैंक्स भी अपने साथ अपने ये तो यहाँ बड़ी पे रखे ज़रूरी हैं। चीज़ है, लेकिन वैसे ये कोई गलत बात नहीं है, टीवी देखते हुए फ़ोन भी यूज़ करें। हाँ, मतलब अगर जरूरत है तो Concentration डाइवर्ट हो सकती है। अच्छा, इसके बाद ये एक बॉक्स था, कुकी बॉक्स, जो मैं ने लिया और मुझे इतना पसंद आया बॉक्स के मैंने इसको फिक्स कर दिया है मेरे घर में। डिफरेंट किस्म की कुकीज़ इसके अंदर होती हैं। अगर आपने चाय पीनी है और उसकी चाय के साथ बिस्किट खाने का आपका मूड हो रहा है तो एक हसीन खूबसूरत से बॉक्स में मैंने इसको डाला अभी होता है। खाली है ये? अभी इसमें है ऐसे अगर आप चाहें तो मैं आपको हमारे इंटरेस्ट देखें। सो
देखिए चाय आ गई आप तक, आपने कुकी का नहीं भी कहा तो आपके टेबल पे कुकी बॉक्स है जो बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और और उसके ये अंदर टेबल cookies के हैं। ऊपर आप रख सकते हैं, मतलब इट डिपेंड्स कि आपके पास कितनी स्पेस है ट्रे के अंदर, लेकिन अगर स्पेस फुल हो गई है तो आप इसको उसको इजीली बाहर भी रख सकते बाहर भी हैं। रख सकते मैंने रूल ऑफ 3 की बात की थी, असल में हमारी आंख चीजों को 3 के ग्रुप में देखना पसंद करती है। सो मेरा यहाँ पे 3 चीजें इकट्ठी रखने का मकसद भी है कि एक ट्रे शायद रखती तो अकेली ना लगे, उसके साथ हम 2 और चीजें ऐड कर देंगे। एक ये मैंने क्रॉकरी शॉप से बहुत सस्ता था, बहुत खूबसूरत सा बॉल खरीदा था जो कि जिसकी थीम मेरे घर की थीम के साथ मिल रही थी, तो मैंने इसको डेकोर का हिस्सा बना लिया। ये मेरा कुकी बॉक्स हो गया और इसमें मैं एनर्जी बार्स रखती हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों को भूख लग जाती है और घर में फौरन कुछ खाने को नहीं होता, तो एनर्जी बार्स आप कुछ भी बना के रख लें, आप अपना चावलों के साथ बड़े मज़े की बार्स बन जाती हैं, गुड़ के साथ बन जाती हैं। उस तरह से घर में बनाएं, लोकली होममेड देसी चीज़ों को जितना हम तरजीह दें उतनी हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल, और इनम ऐसा भी होता है कि ये हम सारा connect जो भी करेंगे। हाँ जो खाने पीने की चीजें वैसे हम ये कर रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट ये है कि वो डाइनिंग टेबल पे अमूमन हो तो ज्यादा बेहतर लग रहा होता है, लेकिन आप जिन जगहों पे ज्यादातर बैठते हैं डाइनिंग एरिया में आप सिर्फ खाने के वक्त ही जा रहे थे, लेकिन अदरवाइज जो आपको स्नैक्स चाहिए होती है वो आपके सामने आपके सिटिंग एरिया में होना अच्छा, चाहिए। देखने में भी प्लीजिंग लग रही है, एक हैप्पीनेस, यू नो फूड के साथ अक्सर हम हैप्पीनेस को एसोसिएट करते हैं, तो हैप्पीनेस भी हमारी आ गई, लाइफ भी आ गई, हम इसको भी हम अपनी चीज़ों को एक क्लटर फ्री स्पेस को देख के वैसे ही हमारा हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे। अभी जैसे हम सब बहुत खुश हो गए हैं, बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है ये सब कुछ हमें देख के, और इसके साथ जब खाने पीने की चीज़ें आ जाती है तो हम सब बहुत खुश हो रहे थे। मेरे कान में भी बहुत आवाज़ें आ रही होती है ये चीज़। तो अभी हम ब्रेक पे जाएंगे तो ये ट्रे आपको शायद खाली मिल सकती है। थैंक यू सो मच, प्लेजर, बहुत अच्छा सेगमेंट था। हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाजरीन, अभी ब्रेक के बाद हमारा मेन सेगमेंट का वक्त होगा, यानी कि हमारा गेस्ट सेगमेंट, जिसमें आज आपकी मुलाकात करवाने लगे हैं एक ऐसे सिंगर से जो कि पाकिस्तानी तो नहीं है लेकिन उनका दिल जो है वो पाकिस्तान में धड़कता है। NS चौहान साहब से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज बहुत ही म्यूज़िकल सी नशिस्त है, तौसीक हैदर साहब मुलाकात करवाएंगे। रिकॉर्डेड सेगमेंट है। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।